सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस ना कर दो। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जिनवू ने सारे शैडोज और बॉस को भी हरा दिया था, जिसके बाद जिनवू को एको फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर, 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स और मेटिस पेंडेंट्स के अंदर से 220 डीमन सोल्स मिलती हैं और साथ ही उसका लेवल 2 से बढ़ जाता है। उसके बाद जिनवू कहता है कि मेटिस 100 से भी ज्यादा बीस्ट को समन कर सकता है और उसके पास मैजिक एबिलिटीज भी हैं, पर जिनवू उसको शैडो सोल्जर नहीं बना सकता क्योंकि मेटिस का माना खराब है। आगे जिनवू को पता लगता है कि बॉस लेवल डीमन से ही सेट के पार्ट मिलते हैं। उसके बाद हमें डीमन मोनार्क के नेकलेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसकी बेसिक एबिलिटी से जिनवू की एगिलिटी और इंटेलिजेंस 20 से बढ़ जाती है। इसका मेन इफेक्ट इसके इयररिंग और रिंग के साथ पहनने से होता है। जिनवू के पास 2 आइटम होने की वजह से उसे एक इफेक्ट मिल जाता है। इसकी वजह से जिनवू के सारे स्टैट्स 5 से इंक्रीज हो जाते हैं और उसका लेवल भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। जिनवू कहता है आइटम का एक इफेक्ट अभी बाकी है, मतलब मुझे 3rd लेवल का बॉस भी आगे मिलेगा और ये लास्ट आइटम लेने के लिए मुझे उसे हराना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने ऑलरेडी 10,000 सोल से भी ज्यादा कलेक्ट कर ली थी। आगे वो कहता है कि मैं ऑलरेडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ और मेरे पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है, मैं और आगे नहीं जा सकता। उसके बाद सिस्टम उसे मैसेज भेजता है कि उसने आज की क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और जिनवू को उसके रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। जिनवू पहले रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है जिससे वो शॉप में से किसी भी आइटम को ले सकता है। जिनवू कहता है कि क्या उसे 1 बिलियन गोल्ड का कोई आइटम लेना चाहिए जो कि उसे बैटल में काफी हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसे आइटम तो मुझे डंजन में भी मिल जाते हैं और वैसे भी शॉप डेली नए नए आइटम से अपडेट होती रहती है। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो मैं जो आइटम लूंगा मुझे वो बेचना भी पड़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कि मुझे बाद में भी काम आए। जिनवू काफी सोचने के बाद एक कर्स टूल बॉक्स को ले लेता है। जिनवू कहता है कि जब मैंने डेली क्वेस्ट को डबल के साथ कंप्लीट किया था तो मुझे एक ब्लेस्ड टूल बॉक्स और एक कर्स टूल बॉक्स में से चुनने को ऑप्शन दिया गया था। मैंने फिर से ऐसा करने की कोशिश की थी पर मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। जिनवू को कर्स रैंडम टूल बॉक्स के अंदर से एक की मिलती है और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। जिनवू कहता है एक और की, और इसका यूज कहाँ होने वाला है, जाने दो, अब मैं इसे कहीं रख देता हूँ। कर्स टूल बॉक्स मुझे ऐसे ही आइटम्स देता है जिनकी मुझे बाद में जरूरत पड़ती है। आगे जिनवू सेकंड वाले रिवॉर्ड को चुनता है जिससे उसे 20 बोनस स्टैट्स मिलते हैं और वो उसे इंटेलिजेंस में डाल देता है और वो लास्ट में तीसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि मैं कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इससे क्योंकि ये मेरा दूसरा रैंडम रिवॉर्ड है। जिनवू को होली वाटर ऑफ लाइफ का ब्लूप्रिंट मिलता है जिससे वो होली वाटर ऑफ लाइफ को बना सकता है। फिर हमें फेडरल ब्यूरो हंटर के ऑफिस को दिखाया जाता है जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जल रही होती है और वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर का एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है जब 2 एस रैंक हंटर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो पूरे का पूरा लैंड भी तबाह हो सकता है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि बस इतनी सी डिस्ट्रक्शन हुई है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है कि तुमने सही कहा, पर फिर भी देखा जाए तो इसको बैटल नहीं कह सकते। डोंगसू उसके सामने एक बच्चे जैसा था, रियल डैमेज होने से पहले ही वो उससे हार गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू अपनी माँ से मिलने आया था और वो उसके पास बैठ जाता है। फिर हमें होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये एक एस रैंक आइटम होता है और ये मिस्टीरियस पोशन एक पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करके अपने यूजर की सारी इलनेस को खत्म कर देता है। जिनवू सोचता है कि शायद ये मेरी माँ को ठीक कर दे और उस होली वाटर को बनाने के लिए जिनवू को 3 आइटम्स की जरूरत होती है जिनमें से 2 आइटम्स उसके पास ऑलरेडी होती हैं जो कि उसे वुल्कॉन और मेटिस को हराने के बाद मिले थे। अब उसे बस एक ही आइटम चाहिए था जो कि था द प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग। जिनवू कहता है कि अगर मैंने डीमन कैसल को कंप्लीट किया तो मैं होली वाटर ऑफ लाइफ बना सकता हूँ। एक हफ्ते डीमन कैसल के ऊपर चढ़ने से मेरा लेवल 16 से बढ़ा है और अब मैं एस रैंक का बन चुका हूँ, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपनी माँ को कहता है कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ माँ, मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा। आगे हमें हंटर एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ का स्टाफ कल रात के न्यूज के बारे में बात कर रहा होता है। जिनवू यहाँ पे अपना रीइवैक्यूएशन करने आया था। मिस्टर जंग अपनी साथ वाली मेंबर से कहते हैं कि आजकल यहाँ पे बहुत हो रहा है, उसे कहो कि बस जल्दी से पे करे और उसे इवैक्यूएशन रूम में भेज दो। मिस्टर जंग उसका नाम पढ़ते हैं और साथ ही बैक्यूनो को कॉल लगा देते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर बैक, आप जिस हंटर के बारे में बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ चुका है। बैक्यूनो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो मिस्टर जंग से बोलते हैं कि क्या सच में वो वहाँ आया है। मिस्टर जंग कहते हैं कि हाँ, वो वहाँ पे अपना रीइवैक्यूएशन करने आया है। उसके बाद वो लड़की जिनवू को इवैक्यूएशन रूम की तरफ ले जाती है और हम वहाँ पे देखते हैं कि उधर कुछ लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं। 2 हंटर काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ अंदर जाते हैं पर उन दोनों का ही रैंक ई आता है। ये देखकर जिनवू के साथ
साथ वाला पर्सन काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसको किसी भी हाल में सी रैंक तो लाना ही होता है, जिसके लिए वो अपने बेटे के साथ अच्छे से रह पाए। पहले 2 हंटर्स का हाल देख के वो काफी डर जाता है और वो जिनवू को पहले जाने के लिए कहता है और जिनवू मान जाता है। जिनवू इवैक्यूएशन रूम में जाता है और वो लेडी उसका नाम पूछती है। जिनवू उसे अपना नाम बताता है। फिर वो अपने कंप्यूटर में जिनवू का डाटा चेक करती है और उससे पता चलता है कि जिनवू ऑलरेडी इवैक्यूलेटेड है और वो देखती है कि उसका रैंक ई है। फिर वो जिनवू से पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पे इवैक्यूलेट करने आए हैं और जिनवू कहता है कि हाँ। वो लेडी सोचती है कि जितने भी लोग यहाँ पे रीवैक्यूलेशन के लिए आते हैं उन सबका रैंक ई ही निकलता है। वो लेडी जिनवू को कहती है कि तुम उस ब्लैक और पे अपना हाथ रखो और जिनवू रख देता है और लेडी को एक मैसेज आता है कंप्यूटर पे जिसपे एरर शो कर रहा होता है। वो जिनवू को कहती है कि जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी एरर आता रहता है। वो लेडी बोलती है कि ऐसे तो पहले कभी भी नहीं हुआ, मुझे माफ कीजिए, मैं इसको दोबारा से ट्राई करती हूँ। और वहाँ पे मिस्टर जंग आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस मशीन को एक जंग सिक नाम का बंदा चलाता है। मिस्टर जंग उस लड़की को बोलते हैं कि तुम इस मशीन को क्यों चला रही हो और जंग सिक कहाँ पे है। वो लड़की बोलती है कि जंग सिक अभी रेस्ट रूम में है। वो बोलते हैं कि इस गधे को अपनी शिफ्ट के दौरान पे कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए और फिर वो मन में सोचते हैं कि यार मैं भी तो यही कर रहा हूँ। फिर वो इस लेडी को बोलते हैं कि मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है मुझे लग रहा है शायद माना मीटर में कोई खराबी आई है। मिस्टर जंग अपने मन में बोलते हैं कि मैं तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था क्योंकि मिस्टर बेक ने इस लड़के के बारे में काफी कुछ बताया था, क्या इस लड़के में कोई खास बात है भी या नहीं। फिर वो सोचते हैं अरे यार मैं ये क्या कह रहा हूँ, रीअवेकनिंग कोई आम बात नहीं है। फिर वो लड़की मिस्टर जंग को उस एरर मैसेज को दिखाती है और मिस्टर जंग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कब से काम कर रही हो। और वो लेडी बोलती है कि मुझे यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं, क्या मेरे से कोई गलत बटन दब गया। फिर हमें पता लगता है कि चा हेन के साथ भी कोई ऐसा ही सीन हुआ था और हमें पता लगता है कि चा हेन 2 साल पहले रीइवैक्यूएट हुई थी। फिर वो उस लड़की को जंग सिक को बुलाने को कहते हैं। मिस्टर जंग अपने मन में कहते हैं कि मैंने भी ये बात नोटिस नहीं की, इसीलिए मैं प्रमोट नहीं होता। वो लड़की उनसे कहती है कि आखिर बात क्या है। मिस्टर जंग उससे कहते हैं कि ये कोई एरर मैसेज नहीं है, ये माना मीटर उसका माना मेजर करने के लिए इतना पावरफुल नहीं है। ये सुनकर वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब ये कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर हो सकता है। मिस्टर जंग कहते हैं कि हाँ ये एक एस रैंक हंटर है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन के नीचे वून जिनचुल और जोई जोंग को दिखाया जाता है। जोई जोंग जिनचुल से पूछता है मिस्टर वू मैंने सुना है वोंग अचानक से कोरिया में आया था, क्या ये सच है कि उसका रेड गेट इंसिडेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिनचुल उसे बताता है कि हाँ डोंगसो ने उस सर्वाइवर को नहीं बचाया था, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ पे था। जोई जोंग उससे कहता है इसका मतलब कि तुम जानते हो कि ये किसने किया है। जिनचुल उससे कहता है कि मुझे डिटेल में नहीं पता सर क्योंकि मैं वहाँ पे आखिर तक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे किसी पे शक है। फिर जिनचुल अचानक से बोलना बंद कर देता है और वो मन में सोचता है कि मुझे अभी भी नहीं श्योर कि ये उसी ने किया है। जोई जोंग इस बात को समझ आता है और वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम जब तक इस बात को कंफर्म नहीं कर लेते हो तब तक मुझे नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, वैसे भी मैं वो पंखों वाली एंट्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो कि वहाँ जीजू आइलैंड के पास मिली थी। जिनचुल कहता है कि अभी तो फिलहाल हमें एक ही एंट की लाश मिली है, बट अगर बाकी की उड़ने वाली एंट्स दूसरे देशों में जाना शुरू होगी तो हमें ये बात सब हंटर्स को बतानी पड़ेगी। जोई जोंग भी कहता है कि हाँ सारे गिल्ड के हंटर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तभी जोई जोंग को बिल्डिंग बी से कुछ आवाजें आती हैं। जिनचुल उससे कहता है कि मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। जोई जोंग उससे कहता है कि इन सब चीजों में तो मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। जिनचुल कहता है कि लगता है कोई हंटर इवैक्यूएशन में कोई दिक्कत दे रहा है, मैं जाके देखता हूँ। जोई जोंग उससे कहता है कि नहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जंग जिनवू से बोल रहे होते हैं कि इस वाली माना मीटर से तुम्हारा माना नहीं मेजर किया जाएगा, हमें इससे भी ज्यादा एडवांस माना मीटर चाहिए होगा। इसके लिए हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन चाहिए, क्या आप 3 दिन बाद आ सकते हैं। ये सुन के वहाँ के सारे हंटर्स और मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं और वो जिनवू के बारे में ही बात करना शुरू हो जाते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि जिनवू एक एस रैंक हंटर है। तभी वहाँ पे जोई जोंग भी आ जाता है। सब लोग उसे देखकर भी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अल्टीमेट हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। इन सब की बातें सुन के जिनचुल और जोई जोंग को पता चल जाता है कि जिनवू एक एस रैंक हंटर है। जोई जोंग जिनवू की पावर को महसूस कर रहा होता है और वो मन में कहता है कि एसोसिएशन को नया माना मीटर लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके रिजल्ट के लिए भी 3 दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जोई जोंग अपने आप को जिनवू को इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी गिल्ड में हो और अगर नहीं हो तो हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हो। और जिनवू उसे जरा सा भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जरा बिजी हूँ। और वो जाते हुए मन में कहता होता है कि रीइवैक्यूएशन अब 3 दिन के बाद होगा, तब तक मैं
बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले तो मुझे डीमन कासल को कंप्लीट करके होली वाटर को बनाना है। चोई जोंग जिनचुल से कहता है कि क्या मैंने अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस नहीं किया, लगता है मैंने उससे अच्छी कोशिश नहीं की। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि जिनवो गायब हो गया है, वो भी बिना किसी ट्रेस के, और उसे ऐसा लगता है कि जिनवो कोई असैसिन टाइप हंटर है। वो उसे रिक्रूट करने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसके गिल्ड में 3 एस रैंक हंटर्स हो जाते और उसका गिल्ड ना कि सिर्फ कोरिया में बल्कि पूरी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन जाएगा। तभी वहाँ पे बेक काफी तेजी से दौड़कर आता होता है। बेक और चोई जोंग एक दूसरे को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। चोई जोंग अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। व्हाइट टाइगर गिल्ड की तो बिल्डिंग यहाँ से काफी दूर है और ये काफी तेजी से सांसें ले रहा है। इसका मतलब है ये जितनी जल्दी हो सकता था यहाँ पर पहुँचना चाहता था। चोई जोंग समझ जाता है कि बेक को इसके बारे में सारा कुछ पता है, यानी जिनवू के बारे में। और चोई जोंग एक और बात भी समझ जाता है कि रेड गेट के सर्वाइवर्स को जो बचाने वाला था वो भी जिनवू ही था। आगे वो मन में कहता है कि बेक उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हालांकि वो अभी जिनवू को नहीं रोकेगा, पर मुझे उससे छोटे से इनकाउंटर से ये तो पता लग गया कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बेक भी मन में कह रहा होता है कि शायद मैं काफी लेट हो गया। फिर उसके बाद हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से मिलने आया होता है, और जब वो अपने माँ के रूम से बाहर चल के जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। फ्लोर्स को क्लियर करने की वजह से मेरा लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, पर जो मिड लेवल का बोस था वो काफी ज्यादा हार्ड था। इसका मतलब है कि जो टॉप लेवल का बोस होगा वो और भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी वहाँ पे जिनचुल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि डबल डंजन के अंदर बाकी सारे बीस्ट को किसने हराया। मुझे लगता था कि मैं टैलेंटेड लोगों को पहचान सकता हूँ, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जिनवू से कहता है कि हम तो बार बार टकराते रहते हैं। जिनचुल उसे कहता है कि सर्विलेंस टीम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बीस्ट से फाइट करना नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम हंटर्स पे नजर रखते हैं और जब वो गलत कर रहे हो तो हम उन्हें सजा भी देते हैं। जिनवू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सर्विलेंस टीम से कोई लेना देना नहीं है। जिनचुल उसे कहता है कि हंटर्स हमारी वजह से ही कंट्रोल में हैं। हालांकि हम एस रैंक हंटर्स का कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है गो गुनही। जिनवू उनका नाम सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और गो गुनही वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा संग जिनवू। जिनवू उनके साथ हैंडशेक कर लेता है। जिनवू मन में सोचता है कि भले ही ये 80 इयर्स के हों, बट इनकी बॉडी एक रिटायर्ड रेसलर जैसी लगती है और ये एक एस रैंक हंटर हैं। चेयरमैन गो गुनही जिनवू को एस रैंक हंटर बनने पे कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, पर जिनवू उन्हें कहते हैं कि मुझे अभी रीवैक्यूलेशन करनी है और गो गुनही उसे बोलते हैं कि तुम्हें रीवैक्यूलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस मानामीटर के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इवैक्यूलेशन को मेजर ना कर पाए, क्योंकि वो रेंज से बाहर वाली चीजों को भी मेजर कर लेता है। उसको ऐसा बनाया गया था। अगर मीटर पूरी रेंज को मेजर करता तो तुम्हारा डबल एस या ट्रिपल एस रैंक आ जाता। हालांकि तुम्हारी पावर को मेजर करने के लिए कितने भी एस लगाए जाएं तो इसका कोई फायदा नहीं है और रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। मुझे पता है ये सुनकर तुम ये जानना चाहोगे कि ये फिर रीइवैक्यूलेशन प्रोसेस क्यों है। ये इसीलिए ताकि हम तुम्हारे जैसे लोगों को मिल पाए जिनकी ताकत की कोई लिमिट्स ही ना हो। इसके बारे में अभी और भी बहुत कुछ है, पर अभी मैं इसके बारे में तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो चलो अब मैं तुम्हें मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। हम कॉर्पोरेशन नहीं है तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने का प्रॉमिस नहीं कर सकते। हालांकि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। जिनवू उससे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। गो गुनही कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई और करियर पाथ प्रोवाइड कर सकता हूँ। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।